आप सबने पुष्पा मूवी तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा रियल लाइफ में भी एक ऐसा पुष्पा था? हाँ, वो पुष्पा के जैसा ही लाल चंदन की स्मगलिंग करता था। एक ऐसा डाकू जो जंगल का राजा बना था और जिसका नाम पूरे साउथ इंडिया में था। उसने 190 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें अधिकतर पुलिस ऑफिसर और सरकारी कर्मचारी थे। 183 करोड़ और 16 करोड़ की संपत्ति का मालिक ये डाकू का नाम था कूसे मुनुसामी वीरप्पन। तो चलिए इस वीडियो से जानते हैं कौन था ये कूसे मुनुसामी वीरप्पन। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटक के छोटे से गांव गोपीनाथम में एक गरीब परिवार में वीरप्पन का जन्म हुआ। उसका पिता चरवाहों का काम करते थे और उसका चाचा जंगल का कुख्यात शिकारी और लाल चंदन डाकू था। इसलिए वीरप्पन अपने पिता से ज्यादा अपने चाचा को ही पसंद करता था। बचपन से ही वीरप्पन आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बड़ा हुआ। वीरप्पन अपने चाचा के साथ जंगल में रहता था, इसलिए वीरप्पन की दोस्ती कई शिकारियों के समूह से हो गई थी। उस समय दक्षिण भारत के जंगलों में हाथियों की शिकार करना आम बात थी। हाथियों को मारकर उनका दांत महंगे दामों में बेचा जाता था। वीरप्पन 10 साल की उम्र में बंदूक लेकर हाथियों का शिकार करने उतर गया और कुछ ही दिनों में इस काम में इतनी महारत हासिल करी कि उसका नाम उस समय के बेहतरीन शिकारियों में शामिल होने लगा। फिर 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर की सर पे गोली मार के इलाके को तहस नहस कर दिया। इस घटना के बाद ही वीरप्पन खुद को सबसे महान समझने लगा था। फिर अपराध की दुनिया में नाम कमाने के चक्कर में उसके चाचा साल्वे गाउंडर से भी अलग हो गया। फिर वीरप्पन ने 18 साल की उम्र में खुद की एक टीम बना लिया। वीरप्पन पुराने डाकुओं से भी आगे निकलता जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने अब जल्द से जल्द वीरप्पन को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अब जब भी वीरप्पन कोई डील करता तभी पुलिस को खबर लग जाती। अब उस डील को बीच में छोड़कर जंगल भागना पड़ता था। पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन उसके कंपेटिटर्स दे रहे थे, जिस वजह से वीरप्पन की दौलत और शोहरत तेजी से गिरने लगी। इसलिए जो भी उसकी डील का इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताता था, उसको वीरप्पन चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। इसलिए उसने अपने बीच आने वाले फॉरेस्ट गार्ड्स को भी मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसकी आतंक जंगल की वजह अब आस पास के गांव में फैलने लगा था। फिर वीरप्पन एक से एक डाकुओं को मारने लगा और जो पुलिस रास्तों की कांटा बनने आया उसने सबको मार दिया। और कर्नाटक की जंगल के बाद तमिलनाडु की जंगल में भी वीरप्पन अपने नाम से डर पैदा कर दिया। खुद की टीम को मजबूत बनाने के लिए उसने 100 लोगों को अपनी टीम में जोड़ लिया। आइवरी की बिजनेस से वीरप्पन ने खूब मोटा पैसा कमाया, लेकिन इस कमाई के लिए वह करीब 2000 हाथियों को मार चुका था, जिसके कारण जंगल में हाथियों की घटती संख्या सरकार के लिए सर दर्द बनती जा रही थी। इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट ऑफिसर जंगलों में बढ़ा दी और हाथी के दांत से बनी प्रोडक्ट की बिक्री रोक दी। वीरप्पन को समझ में आ गया था कि यह बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए अब कुछ नया बिजनेस शुरू करना होगा। क्या है वह बिजनेस? अगर आप लोग पुष्पा मूवी देखा हो तो अभी तक समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश के जंगलों में मौजूद सभी चंदन की लकड़ी पर अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। अगर कोई आम आदमी इस चंदन की लकड़ी को काटता है या बेचता है तो वह पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि दुनिया में लाल चंदन की कीमत प्रति किलो 14,000 से लेकर 16,000 तक है। वीरप्पन यह सब रूल्स मानते नहीं था। फिर वीरप्पन ने शुरू किया लाल चंदन की इलीगल स्मगलिंग। तब कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को यह पता लगा तो उनकी नींद उड़ गई। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार कई सालों की कोशिश के बाद भी वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स वीरप्पन को पकड़ने तो जाते, लेकिन वह खुद वीरप्पन के हाथों में मारे जाते। इसलिए कर्नाटक की गवर्नमेंट को एक ऐसा ऑफिसर की तलाश थी जो ऑफिसर अपने काम में माहिर और ईमानदार हो। ऐसे ही एक IFS ऑफिसर था पी श्रीनिवास। पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1986 में उन्होंने वीरप्पन को पकड़ लिया। पूछताछ के लिए उन्होंने वीरप्पन को बोडीपारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लेके गया, जहां उसे कई दिनों तक रखे पूछताछ किया गया। पूछताछ के जानकारी के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला की कई ठिकानों में छापा मारकर चोरी की गई कई चंदन की लकड़ियों की बंडल्स बरामद किया। एक दिन श्रीनिवास ऐसे ही किसी छापामारी के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में वीरप्पन को भागने का सही मौका हाथ लगा और वह पुलिस को किसी भी तरह चकमा देकर भाग निकला। फिर यह सब जानकर श्रीनिवास ने वीरप्पन के गांव गोपीनाथम पर फोकस किया। इस गांव में पुलिस ने काफी इंक्वायरी की थी वीरप्पन के खबर निकालने के लिए। पुलिस लोकल लोगों को काफी परेशान करता था, लेकिन श्रीनिवास ने यह सब तरीका इस्तेमाल नहीं किया, इसका ऑपोजिट तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने वहां लोगों को परेशान करने
और जोर जबरदस्ती करने की वजह उनकी मदद करके उनकी दिलों में जगह बनाया। श्रीनिवास ने गांव के लोगों के लिए मंदिर, पीने के पानी की सुविधा, इसके अलावा गरीबों के लिए 40 घर बनाया। ये सब बनाने के लिए गवर्नमेंट का फंड्स इस्तेमाल किया और कई लोगों को काम भी दिलवाया। इसमें वीरापन का बहन भी शामिल था, उसको एक डिस्पेंसरी में काम मिला था। इसके बाद वीरापन के और वीरापन के परिवार की सब एक्टिविटी खबर श्रीनिवास को मिलना शुरू हो गया। एक समय ऐसा आता है कि जब वीरापन कहाँ पे रहता है, बिजनेस डील स्पॉट कहाँ है, सब कुछ पता लग गया था श्रीनिवास को और वीरापन की बिजनेस डील कैंसिल करना शुरू कर दिया श्रीनिवास ने। और एक के बाद एक वीरापन की टीम मेंबर पकड़ा जा रहा था। एक बार ऐसा टाइम आता है कि वीरापन की 1,50,00,000 की बिजनेस डील पकड़ लिया था श्रीनिवास ने और इसके बाद वीरापन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है श्रीनिवास। इसके बाद एक दिन वीरापन अपना छोटा भाई अर्जुनन को श्रीनिवास के पास भेजता है और अर्जुनन श्रीनिवास के पास जाकर बोलता है कि मेरा भाई सरेंडर करना चाहता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि अपना टीम का कोई अरेस्टेड हो जाए, इसलिए वीरापन जंगल में अकेला रहेगा और श्रीनिवास को भी अकेला जाकर वीरापन को अरेस्टेड करना होगा। फिर श्रीनिवास जंगल में जाते हैं और फिर श्रीनिवास को पता चलता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा गलती उसने कर दिया है। फिर सुनने में आया कि श्रीनिवास का सर को लेकर 3 दिन तक फुटबॉल खेला था वीरापन ने और श्रीनिवास का सिर्फ बॉडी भेज दिया था पुलिस स्टेशन में। साल 1991 श्रीनिवास को इतनी बेरहमी से मारने के बाद वीरप्पन उस बाघ की तरह हो गया जिसने खून का स्वाद चखा। फिर 1992 में कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने एक ऐसा फोर्स तैयार किया जिसका नाम दिया गया स्पेशल टास्क फोर्स, जिसका नेतृत्व वॉल्टर देवरा। जिम्मेदारी लेने के बाद वॉल्टर देवरा ने बड़ी सफलता हासिल की और एसआई शकील अहमद की टीम, उन्होंने वीरप्पन के सबसे करीबी टीम सदस्य और टीम के मास्टरमाइंड में से एक गुरुनाथन को कर्नाटक के जंगल में मार डाला। इसका बदला लेने के लिए फिर से वीरप्पन ने एक प्लान किया। बाजार में हाथी दांत की डीलिंग की फर्जी खबर फैलाई। एसटीएफ को खबर है कि इस डीलिंग में वीरप्पन खुद मौजूद रहेगा। फेक न्यूज को सच सोचकर ऑपरेशन चलाने वक्त मारा गया। एसटीएफ की एसपी हरे कृष्णा और एसआई शकील अहमद और 7 एसटीएफ मेंबर। मई 1993 में वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी को पुलिस गिरफ्तार करते हैं, लेकिन प्रूफ न मिलने की वजह से कुछ दिनों में छोड़ देना पड़ता है मुथुलक्ष्मी को। फिर तमिलनाडु सरकार को समझ में आ गया था कि सिर्फ एसटीएफ को जंगल में भेज के कुछ नहीं होने वाला, इसलिए एसटीएफ के साथ बीएसएफ को भी भेज दिया जंगल में वीरप्पन को पकड़ने के लिए। तमिलनाडु सरकार का यह प्लान जुलाई 1993 में काम आया, जब वीरप्पन की टीम के 19 मेंबर को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया और ठीक 1 महीने बाद वीरप्पन की टीम का 18 मेंबर को बीएसएफ ने गोली करके मार दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई वीरप्पन को पकड़ नहीं पाया। ऐसे ही कई साल बीत गए। तमिलनाडु की उथल पुथल भरी राजनीतिक स्थिति के बीच जयललिता तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर आए। 2002 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौटे जयललिता वीरप्पन की डकैती और उत्पात को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पाई, इसलिए वह उस समय के सबसे साहसी पुलिस ऑफिसर आईपीएस के विजय कुमार को एसटीएफ को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी। उनके साथ आईपीएस एन.के. सेंथामराई कन्नन को भी एसटीएफ सेकंड इन कमांड को सौंपा गया और इसके बाद ही शुरू हुआ वीरप्पन की जिंदगी की अंतिम अध्याय। फिर इसके बाद क्या हुआ था वीरप्पन के साथ, आए जानते हैं। जब पुष्पा पार्ट 1 आया था, तब से हर किसी को पता है कि पुष्पा की कहानी कुछ वीरप्पन की कहानी से मिलता जुलता है, लेकिन मेकर्स लोग यह बात कभी नहीं बोले थे, क्योंकि वीरप्पन की तरह पुलिस के हाथों अगर पुष्पा मारा जाएगा तो पुष्पा मूवी का रियल हीरो फहद फासिल होगा। मैं यह बात क्यों बोल रहा हूँ तो चलो जानते हैं। आईपीएस के विजय कुमार और एन.के. सेंथामराई कन्नन 10 महीने तक वीरप्पन का बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया विजय कुमार की टीम ने। इसके बाद विजय कुमार अपने ऑफिस में वीरप्पन की वीडियो फुटेज देख रहा था, तभी एक वीडियो देखकर विजय कुमार चौंक जाते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। विजय कुमार देखता है कि वीरप्पन एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंखों की रोशनी कम होने के कारण वीरप्पन को किताब पढ़ने में परेशानी हो रही है। यह देखने के बाद विजय कुमार ने अपने इन्फॉर्मर से इस मामले की जानकारी लेने को कहा। 15 दिन बाद इन्फॉर्मर ने बताया कि वीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी है और जल्द से जल्द वह इसका ट्रीटमेंट कराना चाहता है। इसके बाद वीरप्पन की टीम में शामिल 2 इन्फॉर्मर को विजय कुमार ने कहा, वीरप्पन कब उसका बीमारी का ट्रीटमेंट कराने जाएगा, वह इंफॉर्मेशन पुलिस को पहले से ही पता होना चाहिए। फिर 2004 साल की 16 अक्टूबर और 2 दिन बाद 18 अक्टूबर वीरप्पन अपना आंखों का ट्रीटमेंट कराने जाएगा।
उस दिन वीरप्पन अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए सेलम के एक अस्पताल में जाएगा। विजय कुमार को समझ में आ गया था यही सही वक्त है वीरप्पन को खत्म करने की। वीरप्पन ने डिसाइड किया एम्बुलेंस में चढ़कर जंगल से बाहर निकलेगा, क्योंकि एम्बुलेंस में कई लोग बैठ सकते थे। वीरप्पन खुद की प्रोटेक्शन के लिए एम्बुलेंस के अंदर अपना टीम के 3 मेंबर और बंदूक और बम लेकर जंगल से बाहर निकलेगा। लेकिन वीरप्पन को यह पता ही नहीं चला कि वह एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के 2 कर्मचारियों को विजय कुमार ने ही चुना था। और वीरप्पन अपने लंबी लंबी मूंछों के लिए मशहूर होता है। वह बाहर निकलने से पहले अपना मूंछ कटवा लेता है। 18 अक्टूबर जो एम्बुलेंस वीरप्पन के पास गया था वह एसटीएफ की अंडरकवर एजेंट ड्राइव करके ले गया था। वीरप्पन को खत्म करने की इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन कोकून। इसके बाद ही आया वह समय। 18 अक्टूबर की रात वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ जंगल से बाहर निकला और उधर एसटीएफ की सब ऑफिसर अपना पोजीशन ले लिया था। एसटीएफ की कमांडो ट्रक और एक लॉरी के पीछे अपना पोजीशन ले लेता है। 6 एसटीएफ कमांडो रास्ते के पास एक प्राइमरी स्कूल की छत के ऊपर अपना पोजीशन ले लेता है। जैसे ही एम्बुलेंस उस जगह पहुंचने वाली होती है उसके ड्राइवर पहले नीली बत्ती जलाता है और आगे की फॉग लैंप जलती है। दरअसल यह एक एसटीएफ की सीक्रेट कोड होता है। इसका मतलब होता है गाड़ी में वीरप्पन के अलावा और भी लोग हैं और सभी के पास बंदूक हैं। और यह देखते ही कन्नन तेजी से दौड़ने लगता है और विजय कुमार की टीम और सबको रेडी होने को बोलता है। एम्बुलेंस वॉर जोन में घुसते ही वह ट्रक से रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। वहीं देखकर एम्बुलेंस की ड्राइवर खींचकर ब्रेक मार देता है और ड्राइवर और हेल्पर दोनों ही जंप मार देता है और अपने टीम के पास आ जाते हैं। अब रास्ते पे अटक जाते हैं वीरप्पन और उसका 3 टीम मेंबर। ठीक उसी वक्त विजय कुमार माइक में अनाउंस करती हैं वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए। वीरप्पन को अब सारा खेल समझ में आ गया था, पर उसको इस तरह पुलिस के हवाले करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। फिर वीरप्पन ने और उसका तीनों साथियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। एसटीएफ 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पर 338 राउंड फायरिंग किया। इस अंधाधुंध गोली में वीरप्पन और उसका तीनों साथी मारे जा चुके थे। वीरप्पन के मरने के बाद पूरा तमिलनाडु और कर्नाटक में आया था दिवाली। सब लोग मिलकर वीरप्पन के मरने की खुशी में सब लोग बाजी फटा रहा था। वीरप्पन की गाँव की लोग भी शामिल हुआ था यह त्योहार में। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि पुष्पा और वीरप्पन में कितना समानता है, और हाँ, कमेंट में बताना कि आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।